नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। यह टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। चूंकि पिछले ही दिनों यानी कल ही की बात है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुरू कर दी गई है और सबसे पहली जो घोषणा की गई है वह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो आज की जो हमारी चर्चा है इसी पर टिकी होगी कि यह जो घोषणा की गई है फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की, इसमें क्या कुछ अहम बातें शामिल हैं और किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, उन्होंने क्या ऐसी खोज की है जिसके लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कौन से दो व्यक्ति हैं। ये हैं मिस्टर डेविड जुलियन और मिस्टर पैटा पाउटियन। इन दोनों व्यक्तियों ने नोबेल पुरस्कार जीता है। किस क्षेत्र में? फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। डेविड जुलियन नहीं बल्कि डेविड जूलियस नाम है इनका। डेविड जूलियस और मिस्टर पेटा पाउटियन नाम के दो साइंटिस्ट हैं, अमेरिका के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने कुछ खोज की है। क्या खोज की है उसके कंटेक्स्ट में हम आगे चर्चा करेंगे और इस पूरे मामले में क्या कुछ डायमेंशंस उभर कर सामने आते हैं, उन डायमेंशंस पर भी हम एक एक करके बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डायमेंशंस को देख लेते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो हमने पहले ही बता ही दिया कि हमने ये खबर लिया है और इस खबर में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। किस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इस कॉन्टेक्स्ट में क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने किया है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है इस पूरी डिस्कवरी में, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे और इसके बाद इस डिस्कवरी से क्या कुछ संभावित लाभ उभर कर सामने आते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और सबसे अंत में रहेगा आपके लिए एक सवाल, है ना। तो आइए देखते हैं हमने जो चर्चा के तौर पर इसे लिया है, चर्चा में क्या बातें कही गई हैं। चर्चा की बात करें तो हमने जो खबर लिया है, खबर में स्पष्ट है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है किस लिए? डिसाइफरिंग द साइंस ऑफ टच, है ना। यानी कि स्पर्श करने की जो तकनीक है, स्पर्श जो हम किसी भी वस्तु का करते हैं तो उससे हमें जो एक संवेदना मिलती है, उससे जो एक स्टिमुलस जो पैदा होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों वैज्ञानिकों ने खोज की है कि जब भी मैं आपको अभी एक हिंट के तौर पर बता देता हूँ, इसके बाद आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब भी हम किसी भी वस्तु को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो उससे हमें किस चीज़ का आभास होता है? ठंडा या गर्मी का, या फिर वह वस्तु कठोर है, नरम है, इस चीज़ का आभास होता है। लेकिन ये आभास कैसे होता है इसके बारे में इन वैज्ञानिकों ने पड़ताल किया, इस पर बहुत अधिक शोध किया और शोध के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। उसके बाद इसके कॉन्टेक्स्ट में इन्हें आज जो है नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। बहुत ही सीधा सा सवाल है। हमारे शरीर में टोटल 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आपने कक्षा 1 में भी पढ़ा होगा या फिर उससे भी पहले हो सकता है कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में टोटल 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ हैं? नेत्र, कान, नेत्र यानी आँख, कान, जीभ, त्वचा, है ना, जिससे हम स्पर्श करने की जो एक पद्धति है उसको हम महसूस करते हैं। और इसके अलावा जो नाक है, स्मेल हम करते हैं। तो इस तरीके से टोटल हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इसके आधार पर हम आज जो चर्चा करेंगे, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों में से एक जो ज्ञानेंद्रिय है स्पर्श जो होता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर समझेंगे कि इन वैज्ञानिकों ने स्पर्श के कॉन्टेक्स्ट में, टच के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। तो आइए उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास बातें कही गई हैं। तो जो मैंने अभी बताया भी, तापमान और स्पर्श के कॉन्टेक्स्ट में रिसेप्टर्स की खोज इन्होंने की है। इन दोनों को इसी के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। किस चीज़ की खोज की है? रिसेप्टर्स की, है ना। वैसे जब भी हम महसूस करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लिया जाए कि आपका हाथ आग से टकराया, है ना, आग को आपने छुआ तो आपको गर्मी महसूस हुई, या फिर आपने बर्फ़ छुआ तो आपको ठंड महसूस हुई, या फिर किसी नुकीले चीज़ को आपने छुआ तो आपको उसमें थोड़ा पेन महसूस हुआ या फिर आपको लगा कि अच्छा ये कुछ नुकीला चीज़ है। तो ये कैसे पता चलता है ना? इसके बारे में इन्होंने ये बताया कि हमारे शरीर में
कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो इन चीज़ों को कैच करते हैं कि नुकीला है, गर्म है, ठंडा है, और उसके आधार पर ये उसे कम्युनिकेट करते हैं किसे, तो नर्वस सिस्टम को। हमारी तंत्रिका प्रणाली जो है, हमारी तंत्रिका कोशिकाएं जो हमारे पूरे शरीर में विराजमान है, फैली हुई हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं को ये कम्युनिकेट करते हैं रिसेप्टर्स कि भाई अमुक चीज़ ठंड महसूस की गई है या फिर गर्मी महसूस की गई है, कुछ भी इस तरीके से महसूस किया गया है। और जब ये तंत्रिका कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क को इसके बारे में जानकारी देती हैं, तब फिर उसके हिसाब से जो हमारा मस्तिष्क है वो रिस्पॉन्स देता है, प्रतिक्रिया करता है। यदि आपको लगता है कि अच्छा ठंड महसूस हुई या फिर बहुत अधिक ठंड महसूस हुई, तो आप हाथ हटाते हैं या फिर उस हिसाब से आप प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। तो ये जो पूरी की पूरी तकनीक है, इस तकनीक के बारे में यहाँ पर इन दोनों वैज्ञानिकों ने विस्तार से समझाने की कोशिश की है। आगे इसमें क्या कहा गया है, सर्दी गर्मी और दर्द की पहचान की बात इसमें निकल कर सामने आती है। जाहिर सी बात है कि जो अभी मैंने आपको बताया भी कि कोई भी चीज़ यदि नुकीला है, तो यदि आपने अपनी उंगली से छुआ, तो फिर इससे हो सकता है कि आपको दर्द महसूस हो, या फिर आपको कम दर्द महसूस हो, या फिर ज़्यादा दर्द महसूस हो। तो ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था इसी रिसेप्टर, इस तरीके के जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे शरीर में, इनके माध्यम से ही ये इसकी जानकारी मिलती है हमारी तंत्रिका कोशिकाओं को, और तंत्रिका कोशिकाएं फिर इस जानकारी को पहुंचाती हैं मस्तिष्क में। देन फिर उसके हिसाब से प्रतिक्रिया होती है। आगे क्या है, स्पर्श के माध्यम से एहसास की बात की जाती है। इसके साथ साथ मानव शरीर में आणविक सेंसर की खोज इनके माध्यम से की गई है ना। इस खोज के माध्यम से की गई है कि हमारे शरीर में जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स ही आणविक सेंसर के तौर पर काम करते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर सेंसर के तौर पर ये रिसेप्टर्स जो हैं काम करते हैं। यांत्रिक दबाव के प्रति ये जो है संवेदनशील होते हैं, है ना। मैकेनिकल प्रेशर जो होता है उसके प्रति ये संवेदनशील होते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ विषय है, हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो यांत्रिक दबाव का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल प्रेशर। मैकेनिकल प्रेशर को यदि मैं बहुत ही आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो वही बात हो गई कि आप यदि मान लो ईंट को छूते हैं, है ना, तो आपको थोड़ा लगेगा कि अच्छा ये कुछ ठोस पदार्थ है। आप किसी मुलायम प्लास्टिक को छूते हैं या फिर रबर को छूते हैं, है ना, तो इससे आपको थोड़ा लगेगा कि अच्छा ये सॉफ्ट है ना, मुलायम है। तो इसके बारे में ये संवेदना एक्सेप्ट करते हैं रिसेप्टर्स, और उसके हिसाब से जो है हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। आगे क्या कहा गया है, त्वचा पर मौजूद नसों पर तापमान या दबाव का जो असर होता है, उस असर को महसूस किया जाता है इन रिसेप्टर्स के माध्यम से। देन फिर ये उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आगे क्या है, आगे हम थोड़ा सा समझते हैं कि अच्छा ये तकनीक कैसे काम करती है। तो मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप को बुखार लगता है, तो बुखार लगता है तो आप कैसे उसको मेजर करते हैं, थर्मामीटर के जरिए। लेकिन आपको यदि बुखार लगा हुआ है, तो थर्मामीटर ही एक ऐसा उपकरण है जो कि ये मेजर कर सकता है कि अच्छा आपको इतना डिग्री से बुखार है, आपको ज़्यादा बुखार है या फिर कम बुखार है, उसके माध्यम से आपको पता चलता है। लेकिन कमरे में यदि अन्य जो वस्तुएं हैं, मान लो कि पंखा है, टीवी है, पलंग है, ये सब तो आपके बुखार को मेजर कर नहीं सकती है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि हमारे शरीर में जो भी रिसेप्टर्स हैं, वो बहुत ही विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इस बात को डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा हमें गर्मी महसूस हो रही है या फिर ठंड महसूस हो रहा है, या फिर नुकीला पदार्थ आपने छुआ है या फिर कोई सॉफ्ट पदार्थ आपने छुआ है। उस हिसाब से इन रिसेप्टर्स के माध्यम से ही ये पता चलता है। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम अचानक से कुछ भी हमारे शरीर के अंदर कुछ भी ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से ये पता चल सकता हो। तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के जरिए ये क्रियाएं होती हैं और उसके आधार पर प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि इन रिसेप्टर्स के माध्यम से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये कुछ केमिकल्स ये पास कराते हैं अपने माध्यम से, और जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में ये उन केमिकल्स को गुजारते हैं
और जैसे ही वो केमिकल उस कोशिका की झिल्ली में होते हुए गुजरा, उस कोशिका की झिल्ली से होते हुए गुजरा वो केमिकल, तो फिर एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है उसमें फ्लक्चुएशन होता है और वो अंदर जो है हमारे शरीर के सिस्टम के तहत ये बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमारे शरीर से प्लग जुड़ा हुआ है और उस हिसाब से इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक वोल्टेज के तौर पर कुछ फ्लक्चुएशन होता है और उससे जो है ये आभास मिलता है किसे, ये जानकारी मिलती है किसे, तो नर्वस सिस्टम को कि अच्छा क्या जो है फील किया गया है, गर्म, ठंडा, नुकीला, मुलायम, इस तरीके से ये फील होता है ना। तो उस हिसाब से फिर प्रतिक्रिया होती है। मैं इसे एक और छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा कि मान लिया जाए कि स्मोक डिटेक्टर कहीं पर लगा हुआ है ना। अब स्मोक डिटेक्टर यदि कहीं पर लगा हुआ है तो फिर कोई व्यक्ति यदि सिगरेट पीता है या फिर कुछ भी इस तरीके की स्मोकिंग वाली गतिविधि करता है, तो स्मोक डिटेक्टर वो डिटेक्ट करके और फिर वो अलार्म जो है जनरेट करता है, अलार्म बजने लगता है कि अच्छा यहाँ पर कुछ इस तरीके की गतिविधि हो रही है। या फिर सिंपली फायर अलार्म जगह-जगह पर बड़े-बड़े बिल्डिंग्स में लगे होते हैं। जहाँ पर भी आग लगने की घटना होती है, आग ये लगने की स्थिति यदि पैदा होती है, तो वैसे स्थिति में फायर अलार्म जो है बजने लगता है और लोग फिर उस हिसाब से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे ही होता है। ताप या दबाव हमारे शरीर के बाहर यानी कि हमारे त्वचा पर ही महसूस हो ही क्यों ना हो रहा हो, और इसके साथ-साथ हमारे शरीर के अंदर में ही ताप या दबाव महसूस क्यों नहीं हो रहा हो, ये जो रिसेप्टर्स हैं उसके हिसाब से केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। और उन केमिकल्स के रिलीज़ होने पर जो मैंने अभी बताया भी कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कुछ चेंजिंग होता है, कुछ परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के माध्यम से ये चीज़ कम्युनिकेट की जाती है कि अच्छा ऐसा हुआ और उसके हिसाब से फिर शरीर जो है प्रतिक्रिया करता है। तो ये जो है कुल मिलाकर के तकनीक यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर एक चित्र के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। ये जो TRPV1 है, यही जो है एक रिसेप्टर के तौर पर काम करता है ना? ये रिसेप्टर जो है ये महसूस कराता है कि दबाव जो है वो कठोर है या फिर मुलायम है, इस तरीके से। और एक और जो रिसेप्टर है वो है TRPM8। ये भी जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर से पता चलता है कि ठंड महसूस हो रही है या फिर गर्मी महसूस हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये रिसेप्टर होता है, जो ताप के बारे में जानकारी वो देता है कि अच्छा गर्मी महसूस हो रही है या फिर कितनी गर्मी महसूस हो रही है, तो उसका भी एक स्पेक्ट्रम होता है। मान लीजिए कि आपको यदि दिया सलाई आपने जलाया और उँगली से लग गया, है ना? तो उसमें हल्की आपको जलन महसूस होगी। मान लीजिए कि आपने गैस चूल्हा जलाया और वहाँ पर हाथ आपने रख दिया, तो वो उसमें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। तो कहने का मतलब ये है कि उसका एक स्पेक्ट्रम है कि कितनी अधिक गर्मी महसूस हो रही है या फिर कितनी कम गर्मी महसूस हो रही है ना? तो इसका एक स्पेक्ट्रम है ना? यहाँ पर जो आप इस तरीके से एक फिगर के तौर पर देख रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम के माध्यम से ये समझ में आता है रिसेप्टर को कि कितनी अधिक गर्मी महसूस की जा रही है या फिर कितनी कम गर्मी महसूस की जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा शरीर क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स देता है। आगे देखते हैं आगे क्या बातें कही गई हैं। अच्छा, इसमें हम जो चीज़ें समझ रहे हैं, इसमें ये हमें क्यों लाभकारी हो सकता है, क्यों लाभकारी है, इस पर भी अब बात करना ज़रूरी है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब इन वैज्ञानिकों ने इस चीज़ के बारे में जानकारी दी कि अच्छा इस तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पूरे शरीर में और वो जो है दर्द का आभास करा सकते हैं, दर्द का जो आभास हमें होता है, उसको ये चेक कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से इनका जो हमारी चिकित्सा विज्ञान में लाभ है, वह लाभ क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके संदर्भ में यदि हम देखें, तो शरीर के अंदर तापमान या दबाव में बदलाव का पता लगाने में ये सक्षम है ना? तो यदि कल को कभी ऐसी स्थिति आती है कि यदि चेक करने की बात आती है कि अच्छा कितना दबाव महसूस किया जा रहा है, कैसा दबाव महसूस किया जा रहा है, कम ज़्यादा कुछ भी, तो हम रिसेप्टर्स को रेगुलेट करके और जो भी
त्रुटियां हैं, जो भी कमी है उसको हम दूर कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का रोग होता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में, तो उस रोग के इलाज में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे क्या है, मस्तिष्क जो है, चूंकि हमने शुरू में ही बताया कि नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे ब्रेन के माध्यम से ही तो चीजें हम रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। और ये जो इन्फॉर्मेशंस होता है ये कौन देता है, तो तंत्र के माध्यम से इन्फॉर्मेशंस हमारे ब्रेन में जाती हैं। तो मस्तिष्क जो है उच्च तापमान को समझने में सक्षम हो सकता है। इसको और मस्तिष्क को समझने में आसानी होगी कि अच्छा यहाँ पर बहुत अधिक यदि गर्मी है तो इसके हिसाब से क्या हमें रिस्पॉन्ड देना है, किस हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड देना है। दूसरा है कि मानव शरीर के कार्य करने के तरीके के बारे में भी हमें समझने में आसानी होगी, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बहुत ही कम ठंड लगती है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बहुत अधिक ठंड लगती है ना। आप में से ही कई ऐसे लोग होंगे जिनको गर्मी के दिन में भी एसी चलाने में बहुत ही आफत महसूस होती होगी। कई लोग ऐसे हैं जो ठंड के दिन में भी पंखा चलाकर और एसी चलाकर सोना अच्छा उनको लगता है। तो हर व्यक्ति का जो एक अनुभव है, एक हर व्यक्ति के जो महसूस करने की क्षमता है वो अलग-अलग है। तो उस चीज़ को डायग्नोस करने में, उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने में यह जो खोज है, यह खोज बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। आगे है, भविष्य में दर्द निवारक के क्षेत्र में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। पेन किलर जो आज हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रकार की स्थिति में, तो थर्ड जनरेशन जो पेन किलर, नेक्स्ट थर्ड जनरेशन नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन जो पेन किलर है, उसमें जो है यह जो खोज है वो बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। और इसके अलावा कैंसर, मधुमेह जैसी जो बीमारियां हैं, उन इलाजों में भी, बीमारियों से जुड़े हुए जो इलाज हैं, जो चिकित्सा है, उस चिकित्सा में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान आगे संभावित हो सकता है। तो ये कुछ लाभ निकल कर सामने आते हैं। तो इस तरह ये जो हमारी चर्चा है आज यहीं पर समाप्त होती है। इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल को हम एक नज़र देख लेते हैं। सवाल की बात करें तो सवाल है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2021 के महत्व को रेखांकित कीजिए, है ना। सवाल बहुत ही आसान है, सीधा है। आपको केवल ये बताना होगा कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई है, यह किस विषय में, किस पार्टिकुलर टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में यह खोज की गई है, और उस टॉपिक की खोज में किस तकनीक का, किस तरीके से वह जो तकनीक है उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में पता लगाया गया है। और साथ ही भविष्य में इसके क्या कुछ लाभ होने की संभावना है, इसके बारे में आपको अंत में बताना होगा उत्तर के अंतर्गत, है ना। तो ये आज की चर्चा है और नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।